गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इफ़ेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के वो अकेला केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इसके साथ साथ हमने पिछले क्लास में 2 इफ़ेक्ट्स और भी पढ़े थे। उन इफ़ेक्ट्स का नाम आप बता सकते हैं। चलो मैं याद दिला देती हूँ आपको। पहला इफ़ेक्ट था हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि हम जब भी किसी तार में से करंट पास करवाते हैं तो वहाँ पर किसी तार में से करंट पास करवाते हैं तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं हम किससे? कंपास से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये जो है ये कंपास है और यहाँ पर ये हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा है और ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है केवल और केवल सर्किट कंप्लीट होने के कारण। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है और इसमें से करंट पास करवाया जाता है तो उसी समय जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। इसके बाद जो हमने देखना है वो है हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद होगा कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही बल्ब ग्लो होता है। तो हमने यहाँ पर वही दिखाया है कि जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब है पहले वो करंट पास होने के कारण गर्म होता है और गर्म होने के बाद जैसे ये बल्ब आप देख सकते हो, बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म होने के बाद ही ग्लो करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है। आपको याद भी होगा कि पिछली क्लास में आपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। उन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स में से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता था और इसी तरीके से जो हमारा वो इलेक्ट्रिक बेल है वो भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है। इसके अलावा जितने भी हमारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं वो सभी हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, हमारा रूम हीटर है, वाटर गीज़र है, इलेक्ट्रिक रोड है, ये सारे जो हैं वो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें होती हैं इसके लिए हमने आपने ध्यान होगा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमने एक टेस्टर बनाया है कि कोई भी जो चीज़ है हमारी उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्टर होना चाहिए और वो जो टेस्टर है वो काम करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हम पहले जो हमारे वायर हैं, फ्री वायर हैं, जो कि हमने बल्ब सेल के साथ अटैच किए हैं, वो आपस में जोड़ने पर वो बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है। अगर वो बल्ब ग्लो करता है तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारा जो सर्किट है या टेस्टर है वो ठीक से काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक स्क्रू ड्राइवर है जिसका जो फ्री एंड थे सर्किट के वो हमने इसके मेटल वाले पार्ट से ही अटैच किए हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है। इसी तरीके से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोनों फ्री जो वायर थे वो हमने जो स्क्रू ड्राइवर है उसके पिछले वाले हिस्से पर, यानी कि वो नॉन मेटल का है, वो किसी प्लास्टिक का हो सकता है या किसी ऐसे इंसुलेटर मटेरियल का हो सकता है जिसमें से करंट पास नहीं होता। और आपको ध्यान भी होगा ये केवल और केवल इसलिए किया जाता है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जब वो इनको यूज़ करें तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो यहाँ पर आप दोनों चेक कर सकते हैं कि किसी टेस्टर से कि कोई हमारा मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो हम बात कर रहे थे टेस्टर की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टेस्टर है वो हम ठीक से चेक ना करें तो हमारा जो गिवन मटेरियल है वो हम ठीक से चेक नहीं कर पाएंगे कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। इसलिए पहले हमें
ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमारा जो टेस्टर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको याद होगा 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि गिव द पॉसिबल रीजंस इन विच बल्ब डज नॉट ग्लो इन ए सर्किट। तो आपने कुछ रीजंस पढ़े थे, तो उन्हीं रीजंस को हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि वो कौन कौन से रीजन से। पहला रीज़न है कि बल्ब इज़ फॉल्टी, कि जो बल्ब है वो फॉल्टी हो सकता है, मीन्स फ्यूज हो सकता है। उसका बाद है द वायर आर फॉल्टी, कि जो वायर्स हैं वो कहीं से कट सकते हैं या फिर उनका कनेक्शन जो है वो लूज़ हो सकता है। उसके बाद है द वायर्स आर नॉट कनेक्टेड विद बल्ब होल्डर प्रॉपरली। ये वही बात आ गई कि जो बल्ब होल्डर है वहाँ पर इसके कनेक्शन लूज हो सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। उसके बाद है बल्ब इज़ नॉट अटैच विद द बल्ब होल्डर प्रॉपरली, कि जो बल्ब है हमने फिट किया है होल्डर के साथ वो भी लूज़ हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सोर्सेज एग्जाम्पल बैटरी इज़ नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो बैटरी जो सेल हमने उसके साथ अटैच किया है वो हो सकता है कि यूज्ड अप हो, यानी कि जो बल्ब है वो इन कारणों से काम नहीं करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि हमने बल्ब ही टर्न ऑन ना स्विच ही बल्ब टर्न ऑन ना किया हो। तो इन सभी कंडीशंस में हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो हम पहले किसी टेस्टर को कहीं पर अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे कि हमारी जो सर्किट है, जो हमारा टेस्टर है जिसको हमने किसी चीज़ को चेक करने के लिए बनाया है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, तो उसके लिए आप पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारी ये सारी चीज़ें ठीक हैं और जो बल्ब है हमारा ग्लो कर रहा है। उसके बाद टॉपिक आता है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो लिक्विड हैं हमारे, जैसे हमें ये तो पता चल गया कि जो मेटल और नॉन मेटल हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो क्या लिक्विड्स भी ऐसा कर सकते हैं कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो? तो हम ये अभी इस आगे जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि हम यहाँ पर जो हमने टेस्टर बनाया है, आपको ध्यान ही होगा कि उसके अंदर जो बल्ब हम यूज़ करते हैं वो केवल हीट करने के बाद ही ग्लो करेगा। जब हीट करने के बाद वो ग्लो करेगा इट मीन्स वहाँ पर हमें करंट ज़्यादा चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, अब जो हमारी सॉलिड चीज़ें थी उसमें तो हमें पता था कि जो या तो वो चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है, मीन्स उनमें से करंट जल्दी पास होता है। लेकिन लिक्विड्स के मामले में ये बात थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लिक्विड्स में से करंट थोड़ा पास होगा, किसी में से ज़्यादा पास होगा। तो जिन लिक्विड्स में से करंट थोड़ा सा पास होता है तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से करंट पास हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए हमारे पास से कोई ऐसा टेस्टर होना चाहिए जिससे हम ये चेक कर सकें कि किसी में से करंट पास होता है कि नहीं होता। इससे पहले अगर आप इस टेस्टर को चेक करना चाहें तो उसके लिए आप कोई खट्टे पदार्थ जो होते हैं, हमारा खट्टा जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि लेमन जूस है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ये लेमन जूस हमने लिया है और ये हमारा वही पुराना टेस्टर है जिसमें कि हमने बल्ब लगा रखा है। तो अगर इसमें से बल्ब ग्लो करता है इट मीन्स इसमें से करंट पास होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें से करंट तो पास होता है लेकिन हम ये नहीं चेक कर सकते कि उसमें से वीक करंट पास हुआ कि स्ट्रॉन्ग करंट पास हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा टेस्टर बनाना है जो कि वीक करंट में भी काम करे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एलईडी। तो एलईडी क्या है हमारे पास, ये हमारा एलईडी क्या है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये ऐसे बल्ब होते हैं बहुत ही वीक करंट पर भी ग्लो कर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एलईडी की डायग्राम देख रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पर ये जो एलईडी हैं, यहाँ पर मैंने कई सारे एलईडी आपको दिखाए हैं। तो सभी तरह के एलईडी में आप देख सकते हैं
कि इनकी जो हम ये कहेंगे कि जो लीड्स हैं जिनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इनमें से एक लीड जो है वो छोटी है और दूसरी बड़ी है। तो जो लीड है उसको भी हम ये कहेंगे कि बैटरी के साथ कनेक्ट करने का एक रूल होता है। उस रूल के अनुसार जो हमारा लॉन्ग टर्मिनल है या हम लॉन्ग लीड जो कहेंगे, लॉन्ग जो लीड है उसको हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे और जो हमारा शॉर्टर एंड है या शॉर्टर लीड है उसको हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप एक क्या बना सकते हैं, टेस्टर बना सकते हैं जो कि एलईडी के कारण वीक करंट में भी काम करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ लाइनें मैंने यहाँ से उठाई हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये आप देख सकते हैं कि light emitting diodes can be used in the place of the electric bulb in the tester. LED glow even when a weak electric current flows through it. Electric current produces magnetic current. A tester can be prepared by using compass needle. यानी कि LED के साथ साथ हम एक कंपास नीडल को भी यूज़ करके एक ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो कि हमारा, ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, एक हमारा मैग्नेटिक कंपास को हमने एक मैच बॉक्स में लगाकर तार लपेटकर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी टेस्टर यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टेस्टर जो हैं हमारे वीक करंट में भी काम करेंगे। तो जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं, जो हमारा, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो, घर में आपके जितने भी लिक्विड्स हैं आप सभी को टेस्ट करने के लिए एलईडी वाला टेस्टर या कंपास वाला टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक करंट में भी हमारे रिज़ल्ट देंगे। एलईडी का बल्ब तो ग्लो कर जाएगा और जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ये दोनों टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिक्विड को चेक करने के लिए कि उसमें से करंट पास होता है कि नहीं होता। तो हम शुरुआत करते हैं डिस्टिल वाटर से कि जो डिस्टिल वाटर है उसमें से करंट पास होता है कि नहीं होता। जो डिस्टिल वाटर है, आपको पहले मैं ये बता दूं कि डिस्टिल वाटर होता क्या है। वास्तव में डिस्टिल वाटर एक ऐसा वाटर, प्योर वाटर होता है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी साल्ट नहीं होता, क्योंकि हमें जो लिक्विड्स हैं उनमें करंट पास होने के लिए कुछ साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वास्तव में होता ये है कि कोई भी लिक्विड में से जब करंट पास होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने कंपलसरी होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि डिस्टिल वाटर में से करंट पास होता है कि नहीं होता। तो आप ये जो टेस्टर मैंने अभी आपको बताए थे कि एलईडी वाला टेस्टर या फिर हमारा कंपास वाला टेस्टर आप यूज़ कर सकते हैं डिस्टिल वाटर को चेक करने के लिए। तो आप डिस्टिल वाटर को जब चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ना तो एलईडी का बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और ना ही कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इट मीन्स इसमें से करंट पास नहीं होता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसमें से करंट पास हो जाए। तो उसके लिए जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं, वास्तव में हमारे एसिड, बेस और साल्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, इसलिए वो करंट भी पास हो जाता है उनमें से। तो हमारा जो डिस्टिल वाटर है उसमें आप किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, उनमें आप करंट पास करवाने के लिए ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी जो चीज़ है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कौन सी तीनों चीज़ें? आप डिस्टिल वाटर में एक पिंच ऑफ एसिड साल्ट डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस डाल सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ साल्ट के लिए बताया, डिजोल्व ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल वाटर, व्हेन साल्ट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर वी गेट साल्ट सॉल्यूशन, बाय पासिंग करंट थ्रू इट वी विल फाइंड दैट द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास शोज डिफ्लेक्शन, thus distilled water became a good conductor of electricity on dissolving a little salt of it। तो साल्ट के साथ साथ आप इसमें एसिड और बेस भी अगर थोड़ी थोड़ी बूंदें या तो एसिड मिला लेंगे या बेस मिला लेंगे तो तीनों ही कंडीशन में डिस्टिल वाटर जो है वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाएगा या फिर एलईडी जो है वो हमारी ग्लो कर जाएगी। तो हम बात कर रहे थे डिस्टिल वाटर की कि वो गुड कंडक्टर कैसे बनेगा। तो एसिड, बेस या
सॉल्ट मिलाने से उनके अंदर आयन बन जाएंगे और वो कंडक्टिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये एक टेबल दी गई है, आपको यहाँ पर ये जो टेबल है ये आप देख सकते हैं। इस टेबल में आपको डिस्टिल वाटर, टैप वाटर, लेमन जूस, विनेगर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, हनी, सोडा कंपाउंड्स, मरकरी, फ्लूइड और हमारे कुछ फ्यूल्स कौन से, जो कि हमारे लिक्विड फ्यूल्स हैं। आप सबको चेक कर सकते हो कि उनमें से करंट पास होता है कि नहीं होता। तो आपको ये रिज़ल्ट भी दिखा रखे हैं कि किसी के लिए पुअर कंडक्टर लिखा रखा है और किसी के लिए गुड कंडक्टर लिख रखा है। जो पुअर कंडक्टर के लिए लिखा है इट मीन्स उनमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जिनमें बल्ब यानी कि एलईडी ग्लो कर जाएगी या हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर है। इसके बाद हमारा हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ये चीज़ें देखी हैं कि हमारी जो सॉलिड और लिक्विड जो चीज़ें हैं वो कंडक्टर हैं या नहीं हैं। किसी टेस्टर की मदद से हम ये देख पाए हैं कि उनमें से करंट पास होता है कि नहीं होता। लेकिन ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इफेक्ट है किसी का इलेक्ट्रिक करंट का ही। जैसे कि आपने दो और इफेक्ट पढ़े हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट्स हैं उसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एक तीसरा इफेक्ट भी है जिसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें होता क्या है? इसके अंदर हमारा क्या है कि जब भी हम किसी लिक्विड से करंट पास करवाते हैं, किसी करंट से करंट पास करवाते हैं तो उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। और वो केमिकल्स रिएक्शंस क्या हो सकती हैं? वो केमिकल्स रिएक्शंस कुछ बबल्स हो सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि कलर चेंज हो सकता है, या फिर एक और भी हो सकता है कि जो डिपोजिशन ऑफ मेटल जो है वो किसी इलेक्ट्रोड पर हो जाए। तो यहाँ पर ये तीनों इफ़ेक्ट ही हमारे क्या कहलाएंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। तो आपको शायद समझ आ गया होगा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी किसी लिक्विड में से करंट पास होता है तो वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। और वो केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती हैं? वो गैस बबल्स हो सकते हैं, वो किसी मेटल का डिपोजिशन हो सकता है, या फिर कलर चेंज हो सकता है। तो ये तीनों जो चेंज हैं हम किसी लिक्विड में अगर देखते हैं तो वो हमारे रहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो हमने देखना है, तो क्योंकि हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं तो यही चीज़ हम किस में देखेंगे? हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। कि वाटर को आपने देख लिया कि जो डिस्टिल वाटर है उसको भी कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। कैसे? या तो हम उसके अंदर साल्ट डिज़ोल्व कर लेंगे या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस डिज़ोल्व कर लेंगे, तो इससे वो कंडक्टिंग हो जाएगा। और जो हमारा कई बार तो टैप वाटर होता है वो ऐसे ही कंडक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ साल्ट डिज़ोल्व होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड है ये केवल और केवल उसके लिए ही दिया जाता है जब किसी लिक्विड में से करंट पास होता है, तो उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो आप। इस फिगर में हमने क्या लिया है कि हमने वाटर लिया है और उस वाटर के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे, या तो थोड़ा सा साल्ट ऐड कर देंगे या फिर हम थोड़ा सा बेस या एसिड ऐड कर देंगे जिससे वो अच्छा कंडक्टिंग बन जाए। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें आपने देखा है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो हमारे दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, अभी मैं इस टॉपिक के बाद आपको इलेक्ट्रोड समझाऊंगी कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोड। वास्तव में ये जो रोड आप देख रहे हो, कौन सी रोड? ये जो रोड आप देख रहे हो, ये एक तो ये और एक ये दोनों जो रोड हैं ये ही इलेक्ट्रोड हैं। इनको हम वास्तव में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इन्हीं रोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये रोड किसी मेटल की हो सकती हैं या फिर ये कार्बन की भी हो सकती हैं। तो जैसे ही हमने करंट पास करवाना शुरू किया, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर कुछ बबल्स हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और ये बबल्स जो हैं वो किसके हैं? ये बबल्स हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के हैं।
और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आई है ये कहाँ से आई है। वास्तव में आपको पता ही है कि जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यही दोनों जो चीज़ें हैं ये हम कहेंगे कि आयंस बना लेंगी। कैसे आयन बना लेंगी, ऑक्सीजन के O माइनस आयन और जो H है उसके हाइड्रोजन के H प्लस आयन। क्योंकि ये दोनों के दोनों आयन जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं, या हम कहेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ही जुड़े होते हैं। तो ये दोनों आयन जो हैं, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और क्यों गई हैं ये, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेज हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो हमने समझाया है वो केवल और केवल आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाने के लिए ही बताया है कि अगर आप सिंपल वाटर में से भी थोड़ा सा उसको कंडक्टिंग बनाने के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उनमें से आप बबल्स देख सकते हो, और ये बबल्स जो हैं वो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस के होते हैं। और ये जो टॉपिक जिसने पहली बार दिया था वो था विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये विलियम निकोलसन की हैं। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को प्रूव किया था और ये बताया था कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलती हैं। तो एक बार वापस हम इस टॉपिक पर चलते हैं। इसमें हमारी दो चीज़ें रह गई हैं। मैंने आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रोड बता दिया और इलेक्ट्रोलिसिस बता दिया। एक डेफिनेशन रह गई हमारी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट वास्तव में क्या होता है कि जिस लिक्विड में से करंट पास करवाया जाता है या जिस लिक्विड में से करंट पास होता है उस लिक्विड को ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब हमारी बारी आती है इलेक्ट्रोड के नाम की। जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दो नाम हैं, एक कैथोड और एक एनोड। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा आयंस की, जो आयंस हैं वो क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसमें देख ही पा रहे हो कि जो हमारे आयंस हैं ये यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसमें आप देख सकते हैं। वास्तव में जो पॉजिटिव आयन हैं उनको हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा कैथोड होता है। कैसे याद रखेंगे इसको कि जो कैटायन हैं वो कैथोड पर जाते हैं, कैटायन कैथोड पर जाते हैं। क्योंकि कैटायन पॉजिटिव आयन होते हैं इसलिए वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे, या हम ये कहेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होता है। इसी तरीके से जो हमारे नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं और ये एनोड पर जाते हैं। एनोड क्या होगा फिर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसी पर तो नेगेटिव आयन जाएंगे ना। तो एनायन एनोड पर जाते हैं और कैटायन कैथोड पर जाते हैं। तो उम्मीद है आपको कैटायन, एनायन, कैथोड और एनोड जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें से भी करंट पास हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट आपकी जो बुक है उसमें जो बूझो नाम का कैरेक्टर है उसने किया है। तो उसने क्या किया कि वो उसने एक पोटैटो लिया और पोटैटो में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने लगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा एक पोटैटो है, ये पोटैटो है और इसमें से करंट पास करवाया उसने किससे, कौन से टेस्टर से, मैग्नेटिक कंपास वाले टेस्टर से। ठीक है, तो जब वो करंट पास करवा रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगा ली और वो भूल गया कि उसने इस तरीके से टर्मिनल को जोड़कर करंट पास करवा रखा है। लगभग आधे घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा
कि जो पोटैटो है उस पर एक जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ था वहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर का मार्क बन गया है। अब वो तो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। फिर उसने ये एक्टिविटी बार बार की और उसने ये पता लगाया कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसको अगर हम पोटैटो में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर का मार्क बन जाता है। तो कई बार होता है ना कि कोई साइंटिस्ट जो या कोई बच्चे जो हैं वो करना कुछ चाह रहे हैं और पता कुछ और चीज़ का लग जाता है। कई बार बहुत सारी डिस्कवरी जो हैं साइंस में इसी तरीके से हुई हैं कि हम पता लगाते हैं किसी और चीज़ का और डिस्कवरी हो जाती है किसी और चीज़ की। तो यहाँ पर भी हमें एक नई चीज़ का पता लग रहा है और वो नई चीज़ क्या है? वो नई चीज़ ये है कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है किसी भी सेल में, तो उसमें हम ये आलू वाली एक्टिविटी यानी कि पोटैटो वाली एक्टिविटी को करके देख लेंगे और जहाँ पर ये ब्लू ग्रीन कलर का मार्क बनता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।